इंदिरा गांधी की शहादत 31 अक्टूबर 1984 को हुई। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। पूरा देश इस हत्याकांड से हिल गया। हर तरफ शोक का माहौल था। ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीपाद अमृत डांगे ने उस वक्त ये भावनाएं व्यक्त की। इससे बड़ा हादसा इस देश में हो ही नहीं सकता था। इंदिरा गांधी के जीवन को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके विचार क्रांतिकारी विचार थे। उन्हें भारत के लोगों से गहरा प्यार था और उन्होंने देश को एक बेहद मुश्किल दौर में संभाला। जिस दौर में वह रही और देश का नेतृत्व किया, वह दौर पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। इंदिरा गांधी का महत्व किसी एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के इतिहास से जुड़ा है, खास तौर पर उस वर्ग से जो गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है। इंदिरा गांधी का मानना था कि हमारी आज़ादी की लड़ाई एक क्रांतिकारी लड़ाई थी और यह क्रांति अधूरी थी, उसे पूरा करना जरूरी था। इंदिरा गांधी के विचारों ने उन ताकतों को डरा दिया जो क्रांति विरोधी थी, जो स्वार्थी थी, जो चाहती थी कि हमारा देश आगे न बढ़े, हमेशा पश्चिमी ताकतों के पीछे रहे और यह फैसला न कर सके कि हम किसके साथ संबंध बनाएं। उनके विचारों ने उन ताकतों को भी डरा दिया जो युद्ध चाहती थी, जो खून से नहाई हुई थी, और उन्हें भी जो हमारी आज़ादी की लड़ाई में कभी शामिल नहीं हुए, बल्कि देश को धर्म या जाति के आधार पर बांटना चाहते थे। यह कहानी सिर्फ एक शख्सियत की नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर की है, लोगों की चेतना की है और उन विचारों की है जो हमारी विरासत है। वह वैचारिक विरासत जो हमारी आज़ादी की लड़ाई ने हमें दी। लेकिन इंदिरा गांधी की शख्सियत ऐसी थी कि वह उन विचारों और उस संघर्ष में इतनी घुल मिल गई कि दोनों एक हो गए। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उस समय कुछ 2 हफ्ते पहले ही रूस में क्रांति हुई थी। दुनिया पहले विश्व युद्ध से गुजर रही थी और उसी साल महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। यह एक ऐतिहासिक वर्ष था। ऐसे बदलाव हो रहे थे जो पूरी 20वीं सदी को बदलने वाले थे। इंदिरा गांधी का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां आज़ादी का संघर्ष और उसके विचार हर जगह ओतप्रोत थे। वह बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई में जुट गई। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वानर सेना बनाई जो इस संघर्ष का हिस्सा बन गई। जवाहरलाल नेहरू उन दिनों अक्सर जेल में रहते थे और वहीं से पत्र लिखा करते थे। उनके पिता की 3 किताबों ने इंदिरा गांधी का जीवन भर साथ दिया। विश्व इतिहास की एक झलक, भारत की खोज और एक आत्मकथा। नेहरू जी ने फैसला किया कि वह इंदिरा जी को शांति निकेतन में पढ़ाएंगे। शांति निकेतन एक अनोखी शिक्षण संस्था थी जहां रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह सपना देखा था कि एशिया की और अंततः पूरी दुनिया की सभ्यताएं मिलकर एक नई लहर बनाएं। Shanti Niketan was in the old
pattern of the ashrams of ancient India, where the teachers and the pupils lived together in quiet surroundings and got to know each other as well as the different aspects of nature. Today, this thought and this feeling has been taken up all over the world. We were very fortunate in our freedom struggle, and just in being Indian, that our political leaders as well as leaders of intellect and culture like Gurudev Tagore and many other social reformers of Bengal and other parts of India preached this doctrine of brotherhood, of understanding, of friendship, of cooperation. गुरुदेव टैगोर ने कहा, कमजोरी की ताकत। कमजोर लोग भी अगर दृढ़ता से, मजबूती से कुछ कर दें तो एक जबरदस्त ताकत हो जाती है। और हमारा भी अनुभव यही रहा है। आज़ादी के आंदोलन के ज़माने में क्या ताकत थी भारत की जनता पर? केवल गरीबी, केवल गुलामी, डर। लेकिन क्योंकि हम एक हो गए, क्योंकि हम न निंदा से न मजाक से अपने रास्ते से हटे, तो ये एक दुनिया के उस समय की सबसे बड़ी शक्ति से ज़्यादा हमारी गरीब किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, इनकी ताकत उनसे भी बड़ी हो गई, फौज से भी बड़ी हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी ने एक तूफान की तरह देश की चेतना को हिला दिया, एक बिजली की चमक की तरह हमारी सोच को रोशन कर दिया। वहीं रविंद्रनाथ ठाकुर का असर आहिस्ता आहिस्ता देश की रूह पर छाया, उसी तरह जैसे पहाड़ों पर सुबह धीरे धीरे फैलती है। गांधी जी का इंदिरा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन में वह गांधी जी से कई मुद्दों पर मतभेद रखती थी, लेकिन समय के साथ गांधी जी के प्रति उनके विचार बदलते गए। खास तौर पर उन्होंने यह गौर किया कि अभय और अहिंसा, जो गांधी जी की सबसे बड़ी सीख थी, को नए भारतीय राजतंत्र से कैसे जोड़ा जाए। गांधी जी के बारे में इंदिरा गांधी ने बाद में यह कहा, मेरे लिए गांधी सूखे विचारों और उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित व्यक्ति है, जो उस उच्चतम स्तर की याद दिलाते हैं जहां तक एक इंसान विकसित हो सकता है। अतीत से सर्वश्रेष्ठ को समझते हुए वह वर्तमान में जीते थे और भविष्य के लिए जीते थे। इसलिए उनके उच्चतम विचार की प्रासंगिकता अनंत है। अपनी मां के देहांत के बाद इंदिरा गांधी ने अपने पिता के घर आनंद भवन की कमान संभाली। यहाँ देश विदेश से कई मेहमान आते थे, जैसे 1959 में मार्टिन लूथर किंग। अपने पिता के साथ इंदिरा जी ने दुनिया का दौरा किया। वह सोवियत रूस, चीन और वियतनाम गई। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस की नेत्री और प्रधानमंत्री चुना गया। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, इंदिरा जी ने अपने पहले भाषण में यह कहा, हमारे सामने जो विशाल समस्याएं हैं, उनसे निपटने का मेरा अपना तरीका विनम्रता भरा है,
लेकिन गांधी जी और मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई परंपरा और भारत के लोगों में मेरा असीम विश्वास, ये दोनों मुझे शक्ति और आत्मविश्वास देते हैं। यह वह दौर था जब दुनिया में शीत युद्ध जारी था। साथ ही एशिया और अफ्रीका में कई देश आज़ाद हो रहे थे। लेकिन यह राजनीतिक आज़ादी तो सिर्फ पहला कदम था। आर्थिक आज़ादी और वास्तविक लोकतंत्र की लड़ाई अभी भी बाकी थी। Today, most of Africa is master of itself except for a few countries. Racism, the worst form of colonialism, is making a last-ditch stand. It is exciting to be back on the mainland of Africa when the final battle is about to be joined. Let me reiterate India's solidarity with the freedom fighters of Africa. इंदिरा गांधी को ऐसे कई सवालों का सामना करना पड़ा जिन्हें उनके पिता भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए थे। क्या औद्योगिकरण गांधी के विचारों के खिलाफ था? एक देश शांति के लिए कैसे लड़ सकता है? क्या कांग्रेस, जिससे कई तबके जुड़े थे, सभी को अपने साथ जोड़ पाएगी? इंदिरा गांधी ने यह बात समझी और साथ ही यह भी समझा कि कांग्रेस पार्टी में हर कोई उनके साथ खड़ा नहीं था। इन सवालों के जवाब उन्होंने गुटनिरपेक्षता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में ढूंढे। Your Excellencies, distinguished guests, in welcoming you today, my government and the people of India are conscious of a sense of historic fulfillment. You have both been with us before, but this is the first time we meet together in Delhi to give new meaning and purpose to our friendship and cooperation, which has helped to sustain the dialogue of peace in a sharply divided world. आज ही शाम को मैं यहाँ से श्रीलंका जा रही हूँ। आपको मालूम है कि वहाँ बड़ा सम्मेलन एक गुट निरपेक्षता का हो रहा है और वहाँ भी मुख्य प्रश्न हम सब के सामने यही है कि अपनी आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखें। आज़ादी केवल सीमा की नहीं, लेकिन आज़ादी अपने विचारधारा की, आज़ादी अपने दिशा की, आज़ादी अपने तय को मजबूत करने की, अपने देश में विकास और उन्नति करने की। मुख्य चीज़ यह है। और क्योंकि हम सब के एक ही से प्रश्न हैं, अगर हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो एक बड़ी भारी ताकत हो जाती है। As more countries became free, we, the non-aligned, have chosen peace, which surely is the right and inevitable choice. We have sought and continue to seek friendship with all, except governments which are racist or threaten the hard-earned freedom of others. Non-alignment is not vague, not negative, not neutral. Non-alignment is national independence and freedom. We are of one mind in our support for the brave, homeless, and much harassed Palestinian people. Israel feels free to commit any outrage, unabashed in its aggression, unrepentant about its transgressions of international law and behavior. But can it forever obstruct the legitimate rights of the Palestinian people? The other notorious outlaw is the South African regime, which defies the international family with impunity. It has been rightly observed that the very existence of the government of Pretoria, which institutionalizes racism, negates the oneness of the human race. A third issue on which we stand as one is in opposing
the intensive militarization of the Indian Ocean and the nuclearization of the Diego Garcia base. We are non-aligned states who want nuclear energy used only for peace. But we too have a right to live and to be heard. In the name of humanity and on behalf of us all, I call upon nuclear weapon powers to give up the use or threat of use of nuclear weapons in any circumstances, to suspend all nuclear weapons tests and the production and deployment of nuclear weapons, and resume disarmament negotiations with determination to reach. We are non-aligned. इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने अफ्रीकी अमेरिकन लोगों से रिश्ता मजबूत बनाए रखा। गांधी जी के विचारों को आगे ले जाने वाले महात्मा मार्टिन लूथर किंग को नेहरू अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया और कोरेटा स्कॉट किंग यह अवार्ड लेने 1969 में मार्टिन लूथर किंग की शहादत के बाद भारत आए। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि कांग्रेस को वह एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगी जो उस पार्टी को फिर लोगों से करीब लाए और साथ ही वह राज्य व्यवस्था को लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाना चाहती थी। उनके विचारों ने कांग्रेस को दो भाग में बांट दिया, पर जो हिस्सा उनके साथ रहा वह और मजबूत होता गया। It was a division along ideological lines. It's yes, on the whole, but I think that personal factors had also crept in. I think that there was a group in the old Congress which didn't want me there, and I felt that if the party didn't want me, then I would certainly go, and I should go, but that this should not be maneuvered by a small group of people. We had never said that we could remove poverty. No, try to. That steps would be taken, more vigorous steps than had been taken earlier, because all our planning aimed at the removal of poverty and the lessening of economic disparities. But we felt that the Congress had somewhat strayed from that path, and we wanted to bring it back. But I don't think anybody understood But basically, the propaganda campaign of the opposition was merely to remove me. And this is how our young people thought up that slogan, that what is more important? Is it more important to remove Indira or to remove poverty? This is how the slogan came about. And the people gave its answer. इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और महाराजाओं का विशेष भत्ता खत्म किया। इस वजह से उनकी सरकार बेहद लोकप्रिय बनी। शुरुआत से ही इंदिरा जी गरीबी की समस्या का दृढ़पूर्वक सामना करना चाहती थी। मैं आपको याद दिलाऊं कि क्या हुआ उसको भी हम कभी कभी सोचें। आज भारत की आधी जनता 20 साल के कम उम्र की है। उनको न गुलामी की जानकारी, न आज़ादी के आंदोलन की याद। वो कैसे दोनों ज़मानों का मुकाबला कर सकते हैं? किस तरह से ये गरीब, ये भूखी, कमज़ोर जनता एक होके एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और खाली लड़ी नहीं बल्कि उसमें कामयाब हुई। कुछ आवाज़ें उठती हैं, कुछ प्रचार होता है देश में और विदेश में कि जनसाधारण की तरक्की नहीं हुई, लेकिन अगर हम घूम के देखें तो शायद ये ज़रूर पाएंगे कि दूध, शक्कर और कुछ वस्तुओं के दाम पहले सस्ते थे। शहर के मध्यम वर्ग के लोग बहुत कम दाम में नौकर रख सकते थे, लेकिन साथ ही साथ हम सोचें कि उन नौकरों की क्या हालत थी। क्या उनके लिए तरक्की की कोई उम्मीद थी? क्या उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे? अगर शहर में दाम कम थे तो किसानों की क्या हालत थी? देहात की क्या हालत थी? क्या उनके बच्चे स्कूल जा सकते थे? क्या वो बस या साइकिल में चढ़ सकते थे? हमारी रफ्तार कभी सुस्त हुई हो, कभी आस्ते हुई हो, लेकिन रफ्तार हमारी रुकी नहीं है। आज हिंदुस्तान की जो यात्रा है स्वराज से स्वदेशी, उसके ठीक बीच में हम हैं, गहरे पानी में हैं।
और भारी प्रयास से ही हम उससे निकल सकते हैं। ऐसी जगह पे हैं कि पीछे घूम के देख नहीं सकते हैं, एक क्षण को भी हम रुक नहीं सकते हैं, अपने प्रयत्न को रोक नहीं सकते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक समाजवादी रुख जवाहरलाल नेहरू और उनके अन्य साथियों ने दिया। 1936 की लखनऊ कांग्रेस में उन्होंने कहा, भारतीय जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनकी बदहाली और उनके शोषण को ख़त्म करने का मुझको कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय समाजवाद के। इसके लिए हमारी राजनीतिक और सामाजिक बुनियाद में गहरे और क्रांतिकारी बदलाव ज़रूरी है। आखिरकार इसका मतलब है हमारी आदतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारी फितरत में बदलाव। एक शब्द में इसका मतलब है एक नई तहजीब जो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था से बिल्कुल अलग हो। 2 साल बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में यही बात दोहराई। We ourselves firmly believe that whatever type of socialism we have should be an Indian type, which is suited to this country, which meets the demands and the needs of our people. इंदिरा गांधी ने भी समाजवाद का रास्ता अपनाया। उन्होंने बार बार कहा कि हिंदुस्तान में समाजवाद न तो रूस की नकल है और न ही यूरोप की। हिंदुस्तान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा समाजवाद हमारी अपनी प्रतिभा से गढ़ा गया। Well, people tend to think of socialism or something else in terms of slogans. A lot of people think that only nationalization or state control means socialism. And perhaps the older version of it did. Now we in India, I think we are socialists. I mean, we chose that word because it's the nearest to what we want to do. But it doesn't mean that we want to imitate what has happened in, whatever country. All the other countries where revolutions have taken place. Now, the Soviet Union has consistently supported, freedom movements. And later on, the cause of the non-aligned or the Afro-Asian groups in various international forums. So in that way, You have certain... No, I mean they support us rather than we support them. This is what I'm trying to say, that when an issue comes up in United Nations or any other place, they usually support the non-aligned and the Afro-Asian group. Yes, I mean, so it's not that we are voting for them, but they're voting for us. Also in India, they were the first to help us with our public sector, that is the state sector. Now, of course, other countries are helping, and even the USA is. But initially, the USA hesitated. And in fact, our talks were with them, but when they refused, then the Soviets helped us out with the steel plant. बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बेहद अहम कदम था। गांव में रहने वाले लोग जो पहले घर, खेती और दूसरी ज़रूरतों के लिए साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते थे, अब बैंकों से कम ब्याज पर कर्ज ले सकते थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। हमारे देश में जहां हमें हाथ से भीख मांगने के लिए लंबा करना पड़ता था, आज हम अपने देश में वो अनाज पैदा कर सकते हैं। हमारा गौरव है कि हम भारतवासी हैं। भारत एक देश है, कोई दूसरे देशों से कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, दूसरे देशों से ज्यादा सुंदर नहीं है। क्या इसकी महानता रही है, क्या इसके गुण रहे हैं जिसने इसको सदियों नहीं हजारों साल से बचाया रखा है और हर कष्ट का सामना करने को हमारी गरीब जनता को क्षमता और ताकत दी है। वो है हमारी पुरानी परंपरा के जो ऊंचे आदर्श थे। साथ ही इंदिरा जी ने बार बार दोहराया कि देश में एकता जरूरी है। वह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती थी और इससे उनका मतलब था सर्वधर्म संभव, यानी हिंदुस्तान में हर धर्म को बढ़ने की आज़ादी हो, लेकिन साथ ही हम देश को भाषा, धर्म या किसी भी आधार पर बंटने न दें, बल्कि उसकी एकता के लिए संघर्ष करें। देश के
जो सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारे ऊपर जब विदेशी राज्य था, तो उनकी क्या कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से धर्म के नाम से या कोई और कारण हमारे बीच में मतभेद डालें। वास्तव में तो एक ही रास्ता है, वो एकता का रास्ता है जो कौम को, समाज को, देश को मजबूत करे, जो खतरे से नहीं डरे, जो कष्ट से नहीं डरे। किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई, वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई, और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। हमें याद रखना है कि ये जब आजादी का दिन है तो आजादी केवल एक दफे पाने से रह नहीं जाती है, हर समय उसके लिए लड़ना होता है। फिर 1971 का चुनाव आया और इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती, लेकिन उनके सत्ता में आने के एक हफ्ते बाद ही उन्हें एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। बंटवारे के समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। वहां सैन्य तानाशाही का राज था। 1970 में पहली बार चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्हें इतनी सीटें मिली कि वे पूरे पाकिस्तान की सरकार बना सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च को एक ऐतिहासिक भाषण दिया। আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ, আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ, স্বাধীন করো স্বাধীন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में नरसंहार शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में शरणार्थी हिंदुस्तान आए। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की और चीन भी पाकिस्तान के साथ हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इंदिरा गांधी बेहद नापसंद थी। उन्होंने उनके खिलाफ बेहद अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक उसी समय इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही ज़रूरी और दूरदर्शी फैसला लिया। उन्होंने सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की एक संधि पर हस्ताक्षर किए। कुछ लोगों ने कहा कि यह गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें याद दिलाया कि इसी संधि में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत लिखे गए थे। संधि में निःशस्त्रीकरण और शांति का भी उल्लेख था। इस संधि से हिंदुस्तान की संप्रभुता बनी रही। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी नरसंहार के खिलाफ संघर्ष के दौरान मुक्ति बाहिनी का गठन हुआ। हिंदुस्तान में शरणार्थी आते गए और जंग का माहौल बन गया।
आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इस मौके पर पूरा देश इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। मुक्ति बाहिनी ने बड़ी हिम्मत और वीरता के साथ पाकिस्तानी सेना का सामना किया। और कैसे भारत खड़ा होकर देख सके कि हमारे पड़ोसी देश में इस तरह से लाखों की संख्या में लोग जान से मारे जा रहे हैं, उनकी आत्मा को कुचला जा रहा है, उनकी सभ्यता को ख़त्म करा जा रहा है। ये संभव नहीं था। और जहाँ भी मैं गई कई देशों में, वहाँ इस बात को मैंने बहुत खुली तौर से कहा। कुछ लोग कहते हैं कि जो बात मैंने कही थी उस पर मैं खड़ी नहीं रही। बाहर वाले शायद हमको नहीं पहचानते हैं। हम भारत की नारी क्या चीज़ होती है शायद भारत को देखने का मौका नहीं मिला है। हम हैं भारत के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक बहुत बड़ी सभ्यता से हम निकले हैं। कोई थोड़े से 100 साल 200 की बात नहीं है, हजारों साल की हमारी सभ्यता है, हजारों साल का हमारा दुख है, हजारों साल से हमने सहन शक्ति सीखी है और बहुत से दुख, बहुत से कठिनाइयाँ, बहुत से अत्याचारों को हमने सहन किया है। लेकिन उस सहन शक्ति के संग एक दूसरी शक्ति भी निकली है, और वो है कि सहन करो जब तक होता है, लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? 3 दिसंबर को पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने अपना सैन्य अभियान शुरू किया। आज हम समझते हैं कि जो बहुत सी आवाज़ें हमारे खिलाफ उठ रही हैं, वो इसलिए नहीं है कि उनको केवल ये परवाह है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शायद वो भी हो सकता है, लेकिन ये परवाह है कि क्यों ये एक दबा हुआ देश, एक काले आदमियों का देश, हम समझते थे कि कुछ नहीं बोलेगा, हमारे कहने पे चलेगा, क्यों इसकी आवाज़ उठती है, क्यों इसको हिम्मत है अपना रास्ता निकालने को, क्यों उसको हिम्मत है जो वो ठीक समझता है अपने लिए वो करने को। आज ये लड़ाई है। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सकें, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सकें, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। और मैं फिर कहती हूँ कि चाहे हम कमज़ोर हैं, हमारी फ़ौजें इतनी नहीं हैं कि जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो शक्तियाँ हैं, जो यूरोप के देशों को भी हिला देती हैं, उनके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास वो अस्त्र नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो साधन नहीं है, वो उद्योग नहीं है, लेकिन हमारे पास भारत की आत्मा है, हमारे पास भारत की सभ्यता है और हमारे पास सच्चाई और न्याय है। और हम दिखाएंगे दुनिया को कि ये सब शक्तियाँ, चाहे ये दूसरी बाहर की शक्तियाँ हमारे खिलाफ लगें, लेकिन ये जो मनुष्य जाति की जो भीतरी एक चीज़ है जिसके लिए आज भारत खड़ा है, उसको कोई शक्ति दुनिया में ऐसी नहीं है जो दबा सके या हिला सके। लेकिन ये याद रखिए कि इसके लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत चाहिए। और 16 दिसंबर को मात्र 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान ने सैन्य आत्मसमर्पण कर दिया।
हिंदुस्तान विजयी हुआ। अगले साल पाकिस्तान को मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ा, जिन्हें मार्च 1971 से बंदी बनाकर रखा गया था। वह बांग्लादेश लौटे और वहाँ जश्न का माहौल था। बांग्लादेश जाने से पहले वह दिल्ली भी आए। बहनों और भाइयों, हमारे लिए आज एक बहुत हर्ष का दिन है। शेख साहब ने अपनी जनता से वादा किया था कि उनको स्वतंत्र करेंगे और एक नया जीवन बिताने का अवसर देंगे, और वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। हमारे भाई और बोनेरा, আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ পাশাপাশি ভাই ভাই হিসেবে বাস করবে শান্তিপূর্ণভাবে। আমার জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে 1 কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং রাজার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন, আমি জানি ভারতবর্ষের মানুষও দুঃখী আছে, সেখানে তারাও কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরও অভিযোগ আছে। তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লোককে সাহায্য করার জন্য। চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারবো না। আমাকে প্রশ্ন করা হয়, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আপনার আদর্শে এত মিল কেন? আমি বলি, এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্ব শান্তির মিল। আপনারা জানেন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার ছেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম 2 দিন আগেও। শ্রীমতী গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই যেখানে চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার 6-7 কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে এবং তার সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় হিন্দ, জয় इंदिरा गांधी। बोलिए शेख मुजीबुर रहमान जिंदाबाद। हमारे दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारे दुश्मन पाकिस्तान की जनता भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक जनता, चाहे अभी लड़ाई की जोश में आके वो कोई भी हमको गाली दे, लेकिन एक दबी हुई जनता है, एक गरीब जनता है जिसकी आवाज़ आज तक सुनी नहीं गई है। और मैं नहीं समझती हूँ कि अगर उनके सामने सच्चाई रखी गई होती या आज भी रखी जाए तो वो ऐसे लड़ाई के रास्ते पे जाना चाहते। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो यही कहते कि वो भी इस रास्ते पे चलना चाहते हैं जिससे गरीबी हटे और उनका देश अपने पैरों पे खड़ा हो सके। क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि बड़े बड़े देश उसको सहारा दे रहे हैं, तो उनके हुकूमत ने सोचा कि जनता की क्या परवाह करनी, जब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी वो हैं, हथियार हैं और पैसे हैं बाहर के और दूसरी मदद है, तो लोकतंत्र से क्या मतलब है, गरीबों की आवाज़ से क्या मतलब है, बंगाली क्या कह रहे हैं उससे हमें क्यों सुने, बलूची क्या कह रहे हैं हमसे क्या मतलब, फ्रंटियर के लोग क्या कह रहे हैं हमसे क्या मतलब। ये है पाकिस्तान अगर आज कमज़ोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमज़ोर करा है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं, क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आज़ादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आज़ादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, ज़रूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। 1970 का दशक वह दौर था जब दुनिया में क्रांति की एक नई लहर उठ रही थी। अफ्रीका के कई देश आज़ाद हो चुके थे। एशिया में और ख़ास तौर पर दक्षिण एशिया में
एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। वियतनाम में अमेरिका को करारी हार मिली। इंदिरा गांधी देश विदेश में साम्राज्यवाद का सामना करने वाली नेता के तौर पर पहचाने जाने लगी। आजकल साम्राज्यवाद पहला जैसे नहीं रहा। आज वो अपनी फौज लेके देश में नहीं आता है। आज वो छुप के अनेक प्रकार के दबाव डालता है, आर्थिक दबाव, राजनीतिक दबाव, दूसरे प्रकार के दबाव, और वो फौजों से कुछ कम नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन साम्राज्यवादी और कट्टरपंथी ताकतें चुपचाप देखती नहीं रही। CIA के कई षड्यंत्र सामने आए। 1973 में चिली में साल्वादोर अलांदे की समाजवादी सरकार का तख्ता पलट हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी यह भी समझ गई कि ऐसे ही षड्यंत्र हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं। साल्वादोर अलांदे की हत्या के बाद 1975 में क्रांति विरोधी ताकतों ने अपना निशाना बांग्लादेश पर तान दिया। मुजीबुर रहमान अपने देश को तेजी से समाजवाद की ओर ले जा रहे थे। वह चाहते थे कि अवामी लीग और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग बनाए। How would you describe your foreign policy, Prime Minister? Is it one of non-alignment? Yes. Non-alignment, independent, neutral, foreign policy. We believe in peaceful coexistence and world peace, and friendship to all and malice to none. 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के उन अधिकारियों ने जो पाकिस्तान और CIA से जुड़े हुए थे, मुजीबुर रहमान के घर में घुसकर उनकी और उनके साथ परिवार वालों की हत्या कर दी। इनमें उनका 10 साल का बेटा भी था। मुजीबुर रहमान की हत्या की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1973 में तेल संकट के कारण दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए। भारत में भी इसका असर हुआ और महंगाई बहुत बढ़ गई। इसी दौरान गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। बाद में यही आंदोलन संपूर्ण क्रांति आंदोलन बना, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण 1929 से आज़ादी की लड़ाई से जुड़े थे। 1934 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव और अन्य साथियों के साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई। शुरू में अरुणा आसफ अली भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन बाद में अरुणा आसफ अली ने कहा कि समाजवादी सोशल डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे और ब्रिटिश लेबर पार्टी की कार्बन कॉपी थे। इसलिए समाजवादियों ने पूरी तरह से सोवियत विरोधी रुख अपना लिया। शीत युद्ध शुरू होने के बाद समाजवादियों का रुख इस हद तक सोवियत संघ के खिलाफ हो गया कि वे इजराइल से दोस्ती चाहने लगे। साथ ही जयप्रकाश नारायण ऐसे संगठनों से वास्ता रखने लगे जो साफ तौर पर CIA से जुड़े थे, जैसे कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम। जयप्रकाश नारायण ने वैसे तो समाजवादी आंदोलन छोड़कर सर्वोदय आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी वे इजराइल गए और दुनिया से इजराइल के साथ दोस्ती की मांग की। समाजवादी आंदोलन इस तरह विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन के खिलाफ हो गया। हमारी आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग वैचारिक समूह थे। कांग्रेस पार्टी और आज़ादी की लड़ाई ने इन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौर में सारे अंग दो भागों में बंट गए, चाहे वह गांधीवादी हो या कम्युनिस्ट। गांधीवादी परंपरा को विनोबा भावे आगे ले गए थे। उनकी सबसे करीबी शिष्य निर्मला देशपांडे ने इस दौर को करीब से देखा। जवाहरलाल नेहरू यहाँ तक कि कम्युनिस्टों के पास जाते तो उनको लाते थे, जो उनको लगता था कि ये विचारशील हैं, काम करेंगे, उनको यकीन दिलाते। जो बाहर के लोग थे उनसे भी लाते थे। मतलब एक इंदिरा गांधी ने परंपरा थोड़ी कायम रखी, लेकिन ज्यादा नष्ट कर दी, संभव है, और बाद में आकर के बिल्कुल नष्ट हो गई। हर शहर में यहाँ विनोबा जी से तो वो मिली है, विनोबा जी से मिलते थे। काफी अच्छी बात हुई है। विनोबा जी से शायद 73 के शुरू में मिली और उस वक्त 2 घंटे बात हुई, मैंने एक सारा लिख लिया था। तो उसके बाद विनोबा जी भी बहुत प्रभावित हुए, इंदिरा जी भी प्रभावित हुई, और उन्होंने सर्वोदय के सब नेताओं से कहा कि आप जाके इंदिरा जी से संपर्क कीजिए। लेकिन तब सर्वोदय के नेता, एक खैर मेरे जैसे 2-1 लोगों को छोड़ के,
जयप्रकाश जी से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो मिले इंदिरा जी से एक आध बार, लेकिन कोई बात बनी नहीं। विनोबा जी ने कोशिश की। कुछ गांधीवादियों में दो वर्ग हो गए थे, एक जयप्रकाश, एक विनोबा जी का विचार और एक जयप्रकाश जी का, बिल्कुल दो हो गए थे। विनोबा जी अपना इस ढंग से प्रस्तुत नहीं करते थे, लेकिन था ही। और वो सारा, अगर मैं कहूँ कि मेरे भी जीवन का अत्यंत दुखदाई पर्व है। हमारे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ 54 आए थे और हजारों जयप्रकाश जी के साथ, हजारों मेरे साथ, यानी जो मैं विनोबा जी का विचार लेकर खड़ी हुई। सवाल यह है कि ये कैसे हुआ, ये अभी तक मेरे सामने पहेली है कि सारा जीवन जिनका आश्रम में बीता है विनोबा जी के साथ, वो भी जयप्रकाश जी को सही और विनोबा जी को गलत मानने लगे। 99% से अधिक सारा सर्वोदय गांधीवादी खेमा जयप्रकाश जी का चेला बन गया, उनके आंदोलन में चला गया। इंदिरा जी को गाली देना और सबको गाली देना, विनोबा जी तक को अपशब्द कहना, ये सब चला था। और मैं एक छोटी सी तब तो लड़की थी, मैंने अपना झंडा उठा लिया, नहीं होने दूंगी मैं। विनोबा जी का जो मूल विचार है, वो जो कहते थे भूदान मूलक, ग्रामोद्योग प्रदान, अहिंसक क्रांति का, उस मूल विचार में मैं दाग नहीं आने दूंगी और मैं मूल विचार को लेकर खड़ी रहूंगी। मेरी यही भूमिका थी। मेरा कोई जयप्रकाश जी और इंदिरा जी के झगड़े से संबंध नहीं था, मेरा विनोबा जी के मूल विचार की रक्षा से संबंध था। और इसी को लेकर जयप्रकाश जी से विवाद मेरा होता था। और इतना विवाद हुआ कि एक बार सर्व सेवा संघ की मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव होता है और सब उनके साथ जितने सर्वोदय के बड़े नेता, और जब प्रस्ताव आया मैंने कहा मैं विरोध करती हूँ, नहीं ये पास होने दूंगी। तो कहा तुम्हारी ये जरूरत, जेपी ने कहा है। मैंने कहा जेपी ने भला ही कहा, वो विचार गलत है। तो होने नहीं दिया पास मैंने। तो सर्व सेवा संघ ने बगैर प्रस्ताव पास किए पूरी संपत्ति लगा दी, करोड़ों रुपये लगा दिए जेपी आंदोलन में। अब इसकी कोई जांच करेगा। खैर, तो ये जो सारा हुआ वो इतना दुखदाई पर्व है कि मैं चूंकि जेपी के आंदोलन का विरोध कर रही थी, अब मैं व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं, वैचारिक विरोध था। इंदिरा जी से तो मेरी मित्रता बहुत बाद में हुई, उससे पहले मेरा जयप्रकाश जी से विरोध शुरू हुआ था और ये लोगों को मालूम होने लगा। तो इंदिरा जी से भी फिर धीरे धीरे मित्रता हो गई और कम्युनिस्टों से भी उसी दौर में मित्रता हुई, खासकर सीपीआई से, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक लड़की लड़ रही है विचार के लिए। कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता श्रीपद अमृत डांगे और मोहित सेन ने भी इन घटनाओं को स्पष्टता से देखा और समझा। जब 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल करवाई तो डांगे ने ही समझौता तैयार किया। 1975 में रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्रा, जो बिहार के बेहद लोकप्रिय नेता थे, की हत्या कर दी गई। इस षड्यंत्र पर आज तक सवाल है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया। कम्युनिस्ट पार्टी के विश्व शांति परिषद के नेता रमेश चंद्र ने भी दुनिया भर में साम्राज्यवाद के षड्यंत्र के खिलाफ चेतना जागृत की। बाद में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन हुआ, पटना कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट फाशिज्म, जिसमें फाशिज्म को साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद और नस्लवाद से जोड़कर देखा गया। देश भर से लाखों लोग इसमें शामिल हुए। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। नवनिर्माण आंदोलन ठंडा पड़ गया। जहां पश्चिमी अखबारों ने आपातकाल की खूब निंदा की, वहीं सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा और अन्य गुटनिरपेक्ष देशों ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। आप सबको तो मालूम है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोई अधिकार नहीं है जो कर्तव्य से नहीं निकलता है। उस प्रकार के अधिकार आएंगे अपना कर्तव्य समझ के, तब सच्चा लोकतंत्र आ सकेगा। एक लोकतंत्र जिसमें गरीब से गरीब की आवाज़ सुनाई जाए। पूर्ण स्वराज के माने केवल ये नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनें, केवल माने ये नहीं है कि जो अखबार लिखना चाहें
चाहे वो बहुत ही कम लोगों की आवाज़ उठाते हों, वो इजाज़त मिले उनको। पूर्ण स्वराज के माने हैं कि स्वराज के फल, स्वराज के नतीजे भारत के घर घर तक पहुँचें। जिन लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया जब यहाँ कोई रुकावट नहीं थी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया था, किसी अखबार पर पाबंदी नहीं थी, तब भी जिन सरकारों ने, जिन लोगों ने भारत की सहायता नहीं की, लेकिन उन देशों की सहायता की जहाँ पे या फौजी सरकार थी या दूसरे प्रकार की कोई ऐसी सरकार थी जहाँ जनता की आवाज़ बिल्कुल नहीं उठ सकती थी, उस ज़माने में ऐसे देशों की, ऐसी हुकूमतों की मदद हुई है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि कहाँ पे हत्या हुई है, तो एक आदमी की नहीं, दो आदमी की नहीं, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, कहीं लाखों में। वो लोग आज हैं जो भारत के तरफ आंख दिखाते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ये पहला दफ़ा नहीं है। जब गांधी जी जीवित थे तो उनके बारे में भी अनेक प्रकार की बातें कही जाती थीं, उनके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही जाती थीं, और उसके बाद जब मेरे ऊपर हमला शुरू नहीं भी हुआ था तो भारत के बारे में कही जाती थी। अरे कल तक आप ये भाषण देते थे सर्वोदय का, ग्राम स्वराज का, अहिंसा का, और आज आप द्वेष, हिंसा, कटुता की भाषा बोल रहे हैं। सवाल ये नहीं कि इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, सवाल ये नहीं कि कम्युनिस्टों के खिलाफ बोल रहे हैं, सवाल ये कि आपके मुंह में कटुता आ कैसे रही है। हमको तो विनोबा जी ने ये कहा था कि किसी के प्रति भी कटु शब्द हमारे निंदा न करे के नीरे, कटु को वचन मत बोल रहे, हमको सुनाते थे। उस समय इंदिरा जी के प्रबल विरोधी गांधीवादी हो गए जी। विनोबा जी नहीं हुए, विनोबा जी नहीं हुए, लेकिन विनोबा जी मौन में चले गए, दीर्घ मौन में। विनोबा जी का जो मौन है वो कहीं इंदिरा जी से असहमति का द्योतक तो नहीं? नहीं, कतई नहीं। विनोबा जी ने आपातकाल की जब घोषणा हुई उससे एक दिन पहले मैं उनसे मिली जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका था, इंदिरा जी के खिलाफ वो था। विनोबा जी तब मौन में थे, तो मैंने लिख के पूछा, इंदिरा जी इस वक्त क्या करें, क्या इस्तीफा दें, इस्तीफा न दें? तो उन्होंने मेरे हाथ से कागज़ लिया और इस्तीफा न दे पर अंडरलाइन करके मुझे इशारे से कहा कि हवाई जहाज से दिल्ली जाके इंदिरा को बताओ। और मैं वैसी ही पोन्नार से निकली और नागपुर पहुंची। पिताजी के एक मित्र से कहा कि भाई मुझे टिकट दीजिए, मेरे पास तो पैसे कभी होते ही नहीं थे, और उन्होंने मुझे हवाई जहाज़ का टिकट दिया। शाम की फ्लाइट थी, मैं रात 9:30 बजे दिल्ली पहुंची और उस रात को मिलना नहीं हुआ। सुबह गई और उनको कागज़ दिखा दिया। विनोबा जी ने कहा इस्तीफा नहीं देना है। तो उस समय तो मुझे उन्होंने कहा नहीं, पर बाद में मुझे बताया कि मैं करीब करीब इस्तीफा देने के निर्णय तक पहुंच रही थी, लेकिन जब विनोबा जी का आदेश आ गया तो मैंने तय किया नहीं देना है, बने रहना है। और फिर क्या करना है, उसमें फिर उनको कुछ मित्रों ने सलाह दी और आपातकाल की घोषणा हुई। आज भी अगर हमारी निंदा है तो इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुछ कदम लिए गए या कुछ थोड़े से लोग बंद हैं या समाचार पत्रों पे कुछ पाबंदी है, इसलिए है कि वो देख रहे हैं कि एक गरीब देश किस दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, किसी दूसरे की परवाह न करते हुए। और इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। और जो हमारी निंदा करते हैं, मैं तो उनसे एक ही शब्द कहना चाहती हूँ कि जितनी वो निंदा करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे हमें कमज़ोर करने की, वो ही हमारी ताकत बनेगी, उसी से हम और मजबूत होंगे और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। लेकिन इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को संजय गांधी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम में बदल दिया। उनके बढ़ते प्रभाव और जन विरोधी कार्यों से लोग नाखुश हुए। जब इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा की तो वह हार गई।
इस इलेक्शन हार का गहरा असर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर पड़ा। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने आपातकाल का आकलन एक साम्राज्यवाद विरोधी कदम के रूप में किया था, उसी पार्टी ने 1978 की भटिंडा कांग्रेस में इंदिरा गांधी की सरकार का समर्थन करने के लिए माफ़ी मांगी। श्रीपद अमृत डांगे और उनके साथी आखिर तक इसके खिलाफ रहे और अपनी यूनिटी एंड स्ट्रगल के नारे के साथ खड़े रहे। इस वजह से कॉमरेड डांगे को 1981 में उस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया जिसकी स्थापना में वह खुद शामिल थे। इस तरह आज़ादी की लड़ाई का एक और अंग विभाजित हो गया। लेकिन मात्र 3 साल में इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ वापस लौटी। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। अपने जीवन के आखिरी हफ्ते में इंदिरा गांधी उड़ीसा गई और उन्हें कहीं न कहीं एहसास था कि उनकी मृत्यु करीब है। नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। मिलके आप साथ बोलिएगा, यह है भारत के आजादी का नारा, भारत का झंडा ऊपर रहे उसका नारा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, माटी मेरे देश की। नील गगन रहे, नील गगन रहे, भारत बेड़ा तेरा।